शुभ संध्या बच्चों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? तो काफी बच्चों ने हमारे मास्टरिंग फिजिक्स थ्रू प्रॉब्लम्स के सीरीज में कमेंट किया था कि सर वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का एक रिवीजन सीरीज बना दीजिए, एक रिवीजन टाइप का वीडियो बना दीजिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोग के लिए हम वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का एक ऐसा वीडियो लेके आए जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करें, एक एक कॉन्सेप्ट्स को क्विक रिवाइज करें और उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने टाइप्स के क्वेश्चंस पॉसिबल है, खास करके नीट एग्जाम और जेई मेन एग्जाम में, उनको हम लोग देखें। क्योंकि एडवांस में क्या होता है कि वर्क एनर्जी एंड पावर से जो रिलेटेड है कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी संभावना बहुत ही कम है लेकिन बहुत कम है। बेसिकली वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम है, या फिर आप उसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोले या पावर का कॉन्सेप्ट बोले, इसकी जरूरत पूरे मैकेनिक्स में और अदर ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स में होती है। तो खास करके अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना है तो वो आपका जेई मेन के एग्जाम में होगा और नीट के एग्जाम में होगा। तो खास करके उन बच्चों ने ये रिक्वेस्ट डाला था कि वर्क एनर्जी एंड पावर, तो इस चैप्टर का सर रिवीजन वीडियो बनाइए। तो हमने सोचा कि हम आप सबके लिए वर्क एनर्जी एंड पावर का एक ऐसा वीडियो लेके आए जिसमें हम बहुत ज्यादा समय न देते हुए हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्विक रिवाइज करते हुए और जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि वर्क डन कितने तरीके से निकाला जा सकता है, फोर्स के कैटेगरी कैसे होते हैं जिनको हम बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, पाथ डिपेंडेंट फोर्स क्या है, जो इसमें फोर्स जो है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो वर्क डन भी पाथ पे डिपेंडेंट हो जाएगा, या फिर पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स वर्क करेगा तो क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स क्या कंजर्वेटिव है हमेशा, या हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में नहीं आता है, इसको देखेंगे। देन आफ्टर हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो वर्क डन है ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो फ्रेम पे डिपेंड करता है। इससे रिलेटेड हम एनर्जी की बात करेंगे, एबिलिटी टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। उसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। आगे चल के हम बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में या पोटेंशियल एनर्जी का यूज करते हुए हम कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे निकाल सकते हैं, और लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम। तो बच्चे इस सीरीज में जो भी एक दो या तीन वीडियो आएगा इसको आप डिटेल में शुरू से देखेंगे तो आई थिंक कि जो भी आपने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर को पढ़ा है, लास्ट मोमेंट में उसको समराइज करने के लिए और क्विक रिवाइज करने के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होगा, खास करके नीट और जेई मेन के बच्चों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इस चैप्टर में जो पहला टर्म है, चैप्टर में तीन टर्म दिख रहा होगा आपको, वर्क एनर्जी एंड पावर। एक एक करके हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि वर्क, तो ये वर्क जो है अपने आप में ये बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, वर्क। अब किसी ने किसी से पूछा कि व्हाट इज वर्क, भाई काम क्या है, वर्क क्या है, इसको डिफाइन करो। आम बोलचाल की भाषा में वर्क के बहुत सारे मायने हो सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई आदमी अगर दिन भर अगर किसी बड़े से दीवार को जाके धक्का लगा रहा है, लगातार 6 घंटे तक धक्का लगाया, तो उसका उसके जो मसल जो है उन्होंने काफी वर्क किया, वो थक गया। आखिर में वो देखेगा कि उसकी एनर्जी काफी कम हो गई और बहुत ज्यादा थका थका महसूस करेगा। हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है कि कोई भी आदमी 6 घंटा लगातार दीवार को धक्का मारे, इसके बावजूद कि दीवार में कोई 1 इंच का भी डिस्प्लेसमेंट ना हो। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि सर उसने दिन भर काम किया है, क्योंकि वो बंदा 6 घंटे से धक्का लगा रहा है दीवार। ये भी एक वर्क हो गया। सपोज करो कि भाई हमने क्या किया, एक रस्सी से एक 20 केजी के बोरा, बोरा मतलब गांव की भाषा में बोरा समझते हैं सब लोग, बोरा में कोई सामान भर दिया, थैला में कोई सामान भर दिया, उसको एक मतलब पेड़ की डाली से सहारे हम एक रस्सी से लकड़ पकड़ के उसको पकड़े हुए हैं, लटकाए हुए हैं, और हम 2 घंटे तक ऐसे पकड़े हुए हैं। ये पुली लाइक सिस्टम हो गया। जो फिजिक्स में बात करेंगे तो पुली लाइक सिस्टम है। मान लो कि किसी पेड़ की डाली है, एक बड़े से थैला में बोरा में कोई सामान भर दिए जो 20 किलो जिसका मास है, उसको रस्सी के जरिए हम ऐसे पकड़ के खड़े हैं, लगातार 2 घंटे तक खड़े हैं। क्या हमने कोई वर्क किया? तो अगर आम बोलचाल की भाषा में देखें तो हमने बहुत वर्क किया, हमने बहुत काम किया, क्योंकि हम 2 घंटे तक अपने मसल को ट्रेन कर रहे हैं। उसको पकड़ने में हमारा जो मसल है वो लगातार एनर्जी खर्च कर रहा है। 2 घंटा के बाद भूख लग जाएगा, हो सकता है दिन में चक्कर वक्कर भी आ जाए 2 घंटा के बाद, क्योंकि भाई एनर्जी तो आपके शरीर का लॉस हो ही रहा है। लेकिन क्या ये फिजिक्स की भाषा में वर्क डन है? क्या ये वर्क है?
तो यहाँ पे आंसर होगा कि सर ये कोई वर्क नहीं है। तो कोई वर्क नहीं है इसका मतलब क्या है? तो फिजिक्स की भाषा में सर हम वर्क को कैसे समझेंगे? तो फिजिक्स की भाषा में हम वर्क को ऐसे समझेंगे कि अगर किसी बॉडी के किसी पॉइंट पर कोई फोर्स लगा, एक्ट किया, और उस फोर्स के कारण अगर वो जो पॉइंट है जिसपे फोर्स लगा उस पॉइंट में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, फ्रूटफुल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट भी फ्रूटफुल होना चाहिए, वो डिस्प्लेसमेंट रिजल्टिंग फोर्स के परपेंडिकुलर में नहीं होना चाहिए। मतलब कि बहुत सारे कंडीशंस हैं, तो उसको हम समझते कैसे हैं? तो हम सिंपल सी भाषा में अगर इस बात को समझने की कोशिश करें तो हम एक बार में कह सकते हैं कि इफ ड्यू टू application of some force, point of application of force, point of application of force, point of application of force has some effective displacement, effective displacement, effective displacement, then work is said to be done, said to be done by that force। तो आम बोलचाल की भाषा में मोटा मोटी हम प्राइमरी लेवल पे वर्क को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या है? इफ ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ सम फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हैज सम इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क इज सेड टू बी डन बाय दैट। तो यहां पे देखिए ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक टर्म है, इस पे ध्यान देना है। एक दूसरा टर्म यहां आ रहा है सम इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क इज सेड टू बी डन बाय दैट फोर्स। तो एक फोर्स की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस अगर उस बॉडी पे लग रहे हैं तो हम नेट फोर्स के द्वारा वर्क डन की बात करेंगे, या सारे फोर्सेस के द्वारा जो वर्क होगा उसका नेट इफेक्ट देखेंगे, मींस नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्स। तो समझने की बात है कि अगर हमने किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया तो जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं अगर उस पॉइंट में कुछ इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट हुआ उस फोर्स के लगने के कारण, तब ये माना जाएगा कि उस फोर्स ने कुछ वर्क किया। कहना क्या चाहते हैं सर? तो कहना क्या चाहते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक पुली है, मासलेस पुली लेके चलेंगे अभी। इस पुली से एक मासलेस रस्सी है। भाई सबको पता है कि मासलेस पुली और मासलेस रस्सी ये एक तरह का एजम्पशन है जो फिजिक्स के कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा आसान करता है अभी के क्लासेस में 11th-12th। सपोज कीजिए कि ऐसा कोई पुली सिस्टम है जिसके ऊपर एक मासलेस रस्सी है और इस रस्सी के एक साइड से 20 kg का एक ब्लॉक लगा हुआ है और एक आदमी जो है, एक इंसान जो ग्राउंड पे चुपचाप खड़ा है और इसने अपने हाथ से रस्सी को पकड़ के रखा हुआ है, पकड़ के रस्सी को बस खड़ा है चुपचाप। मतलब कि रस्सी में किसी तरह का मोशन नहीं है, ना ये 20 kg का मास ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, मतलब ये रेस्ट पोजीशन में है। अगर ये मास रेस्ट पोजीशन में है तो बच्चे समझ सकते हैं एफबीडी की बात करें तो रस्सी का टेंशन अगर टी ऊपर की तरफ है तो 20g जो ग्रेविटी के द्वारा फोर्स है वो नीचे की तरफ है। अभी के सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि T इज इक्वल टू 20g, मतलब ये जो हमारा 20 kg का मास है ये रेस्ट पोजीशन में है। हम तो वर्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ वर्क को समझते हैं कि ये आदमी जो आपको दिख रहा है इसने रस्सी के हेल्प से इस मास को क्या किया हुआ है, स्थिर पकड़ा हुआ है, मतलब इस मास में किसी तरह का मोशन नहीं है। अच्छा, इस आदमी के द्वारा, इस आदमी के द्वारा, इस आदमी के कारण क्या इस ब्लॉक पे किसी तरह का वर्क डन हो रहा है क्या? तो कोई बच्चा कहे कि सर मान लीजिए कि ये आदमी 6 घंटे तक अगर ऐसे खड़ा रहा, थक तो जरूर जाएगा, एनर्जी का लॉस तो जरूर होगा। एनर्जी का लॉस, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज वर्क। बेसिकली वर्क में क्या होता है? एनर्जी का आदान प्रदान होता है, ट्रांसफर होता है। तो सर अगर ये आदमी इस रस्सी को पकड़ के अगर 6 घंटे तक खड़ा रह गया तो क्या सर इस आदमी से एनर्जी का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है?
क्या ये आदमी का एनर्जी मेंटेन है जैसा वो 6 घंटा पहले खड़ा हुआ था? क्या 6 घंटे बाद तक सेम एनर्जी का ही आदमी वहां है? तो नहीं, इसका जवाब है नहीं, एनर्जी का लॉस है। बट वो जो एनर्जी का लॉस है वो इसके मसल के एनर्जी लॉस है, मतलब वो उसके मसल के कारण है। वो उसका जो मसल है वो वर्क कर रहा है, तो वो मसल ट्रेन हो रहा है। उसमें भाई बायोलॉजी की बात आएगी कि वो जब मसल में स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, तो ग्लूकोज टूट रहा है, बाकी सब मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ गया, तो वो सारी बातें बायोलॉजी के अंडर आएंगी। हमारे लिए फिजिक्स में भैया इस आदमी के द्वारा जो भी फोर्स इस ब्लॉक पे लग, डायरेक्ट कहोगे सर कोई फोर्स तो लगा नहीं, सबसे पहली बात, इस आदमी के द्वारा कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा। इस पे फोर्स कौन लगाया? रस्सी। लेकिन रस्सी पे कौन फोर्स लगाया? आदमी। तो समझ सकते हो कि इस आदमी के द्वारा इस ब्लॉक के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं है और 6 घंटे के ड्यूरेशन में भी नहीं है। मतलब कि फोर्स लगने के बावजूद भी इस ब्लॉक का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर इस आदमी के द्वारा जो नेट वर्क डन है वो क्या है? हमारा जीरो है। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि मान लो कि हम इस आदमी को हटा देते हैं, थोड़ा देर के लिए ऐसे सोचो, हम इस आदमी को यहां से गायब कर देते हैं। भाई ये काम और भी तरीके से हो सकता था। इस आदमी को गायब कर दिया और यहाँ मान लो कि जमीन में हमने एक बांस का टुकड़ा इसको क्या कर दिया? पियर्स कर दिया, या कोई कील डाल दिया और उस कील से इस रस्सी को बांध दिया। अब अगर कील से रस्सी को बांध के हट गए तो ये 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, महीना, साल भी अगर इसे छोड़ दोगे तो ये ब्लॉक रुका रह जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इसका मेंटेन होगा। मतलब कि जो काम वो आदमी रस्सी को पकड़ के कर रहा था, काम कहने का मतलब है कि भैया ये आम बोलचाल की भाषा में वर्क की बात हम कर रहे हैं कि जो काम वो आदमी कर रहा था उस आदमी को हटा के वो काम एक रेस्ट में पड़े हुए एक आयरन के नेल से भी लिया जा सकता है। इसलिए हम समझेंगे कि अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, इसका सीधा मतलब है कि फोर्स के द्वारा कोई वर्क डन नहीं हुआ। सही बात है। अच्छा, अगर ऐसा है तो सीधा समझना है कि ठीक है सर, हमने ये बात समझ लिया कि फोर्स लगना जरूरी है और फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट में एक इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट होना भी जरूरी है। तो ये इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट का क्या चक्कर है, इसको समझते हैं। अब इसको समझते हैं तो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो, सपोज करो कि एक हमारे पास स्मूथ सरफेस है, यहां पे एक हमारे पास स्मूथ सरफेस है। अब इस स्मूथ सरफेस के ऊपर लेट से कि हमने एक मास रखा हुआ है जिसका मास हम मान लेते हैं 20 kg, इसका जो मास है 20 kg है और ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है। अब इस पे हमने एक बाहरी फोर्स लगाया, लेट से फोर्स F1, और ये कांस्टेंट मान के भी चल रहा है, और हमने एक दूसरा फोर्स लगाया F2 जो ऊपर की तरफ है। देख सकते हो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, हमने दो फोर्स लगाया F1 और F2, ठीक सही है सर। लेट से कि F1 और F2 को लगाने के बावजूद, F1 और F2 को लगाने के बावजूद लेट से कि ये जो ब्लॉक है इसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल हुआ। मैं बस सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहा हूं, ना ही मैंने फोर्स का वैल्यू लिया है, ना ही ये ऐसा सिचुएशन है कि आप देखें कि सर दो फोर्स है, दो फोर्स का रिजल्टेंट किसी और होगा, नॉर्मल भी होगा, mg भी होगा, बहुत सारे फोर्सेस हैं। मैं बस एक सिचुएशन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा माना कि एक फोर्स एक्सटर्नल F1 है, एक फोर्स एक्सटर्नल F2 है। F2 जो है ये इस प्लेन के हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, F1 फोर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में है। इन दो फोर्सेस के लगने के बावजूद मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूं कि ये जो ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो गया, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो गया, और लेट से कि मैं इसका डिस्प्लेसमेंट मान ले रहा हूं S, डिस्प्लेसमेंट को मैं S से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब यहां समझने की बात क्या है कि सर
फिलहाल जो सिचुएशन में हमको दिख रहा है, दो फोर्स दिख रहा है, एक तो F1 और एक F2। तो सर F1 फोर्स ने कितना वर्क किया ये हमको पता करना है, F2 फोर्स ने कितना वर्क किया ये हमको पता करना है। तो उस पे आएंगे, फॉर्मूला देखेंगे, तरीका देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कैसे निकालते हैं उसकी बात बाद में। फिलहाल हम ये कहना चाहते हैं कि ये 20 केजी का मास इनिशियली इस पोजीशन में था और फाइनली यहां पहुंच गया। इनिशियल से फाइनल जाने में जो भी डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जो क्लियर दिख रहा होगा आप सभी को। तो इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कराने में बेसिकली ये दो फोर्सेस आपको दिख रहे हैं सवाल में, लेकिन मेरा ये कहना है कि सर इस ब्लॉक को यहां से यहां तक डिस्प्लेस कराने में F2 फोर्स का कोई रोल नहीं है। मैं ये कहूं कि जो सिचुएशन हमने बनाया, आई से कि मान लेते हैं कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, फिर भी जो सिचुएशन आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि सर ये 20 केजी को तो डिस्प्लेस कराने में बच्चे समझ सकते हैं वेक्टर और 2D के कॉन्सेप्ट से कि भैया इस 20 केजी को यहां से यहां तक डिस्प्लेस कराने में F2 का कोई रोल नहीं है। मतलब 20 केजी को यहां से यहां तक डिस्प्लेस कराने में अगर रोल है सिर्फ इसका, तो अभी तक तो हमको दिख रहा है F1 का, एक्सेप्ट हमने नॉर्मल LMG को अभी नहीं डोनेट किया, नोट किया है, मतलब हमने FBD में उसको शामिल नहीं किया है। फिर भी जो दिख रहा है वही बात करें, ठीक है। तो मतलब कि ये 20 केजी को यहां से यहां तक लाने में F2 का कोई रोल नहीं है, या इसको ऐसे समझो, F2 फोर्स है y एक्सिस की तरफ, लेट से दिस इज द y एक्सिस और दिस इज द x डायरेक्शन, ये x एक्सिस है, x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है। तो अगर मैं सिर्फ F2 फोर्स की बात करूं, F2 फोर्स जो है along y एक्सिस है और डिस्प्लेसमेंट जो है x एक्सिस है। तो मतलब कि F2 फोर्स, F2 वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो कोई बच्चा चाहे तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता है कि F2 फोर्स और S वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। अगर ये 90 डिग्री पे है तो मैं सीधे अभी आपको बता रहा हूं, कोट कर रहा हूं कि भैया वर्क डन बाई F2 इज जीरो। F2 के द्वारा इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, ठीक है। F1 के कारण कितना वर्क होगा उसको आगे देखेंगे, उसको आगे देखेंगे। हमारा मुद्दा था ये समझाना कि व्हाट डू यू मीन बाई इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, ये बात कर रहे हैं हम, इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में F2 के द्वारा जो वर्क हुआ वो जीरो हुआ। F1 के द्वारा क्या वर्क हुआ अभी निकाले नहीं, उसका फॉर्मूला भी नहीं निकाले। नॉर्मल के द्वारा क्या वर्क हुआ, mg के द्वारा क्या वर्क हुआ, इसको भी आगे देखेंगे। जो सिचुएशन ड्रॉ है उस हिसाब से आई थिंक कि बच्चे समझ रहे होंगे कि हमने ये बोला कि F2 के द्वारा यहां से यहां तक जो प्रोसेस हुआ, ये जो बॉडी डिस्प्लेस होके आया, इसमें कोई वर्क नहीं हुआ। सर क्यों नहीं हुआ, फिर व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन, इसी को तो इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। चलिए, तो इस चीज को समझने के लिए हम आगे चलते हैं और मैथमेटिकली हम वर्क को डिफाइन करते हैं। अब मैथमेटिकली वर्क को डिफाइन करने का क्या मतलब है, अब मैथमेटिकली हम वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट वाइज अगर हमको वर्क को डिफाइन करना है तो वर्क को डिफाइन कैसे करें, तो सबसे पहली बात हम आपको सीधा कह रहे हैं कि लेट से कि भाई मान लो कि हमारे पास एक ये m मास का कोई ऑब्जेक्ट है और ये इसका ऐसा रास्ता है, ये एक ट्रेजेक्ट्री है जिस पे चलाना है हमको इस m मास को विथ एप्लीकेशन ऑफ सम फोर्स, किसी फोर्स का यूज करते हुए। तो मैंने बोला कि चलो भाई, मैंने एक फोर्स इस पे लगाया, एक फोर्स हमने इसको लगाया इस पे, और हम क्या कर रहे हैं, इस जो ये जो आपका ट्रेजेक्ट्री है इसके ऊपर इस फोर्स के कारण हम इस मास को धीरे धीरे चला रहे हैं, स्लाइड करा रहे हैं, और लेट से इसको चलाते चलाते फाइनली हम यहां लेके चले आए, ऐसे खींच के धीरे 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 हम लेके आ रहे हैं। अच्छा, पूरे रास्ते सर ये क्या फोर्स कांस्टेंट है, ये तो सिचुएशन की बात है।
भाई तुमने अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखा तो ये कांस्टेंट फोर्स है। सर क्या ये फोर्स वेरिएबल हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है ये फोर्स समय के साथ वेरी कर जाए, हो सकता है ये फोर्स पोजीशन के साथ वेरी कर जाए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। बस मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक इनिशियली यहां पे एक मास पड़ा हुआ था, हमने एक फोर्स लगाया और फाइनली इस मास को यहां से स्लाइड कराते कराते हम लेके यहां चले। सो दिस इज द होल प्रोसेस जो आपको अभी बोर्ड पे दिख रहा है। अब मेरा ये कहना है कि यहां से यहां तक, इनिशियल से फाइनल तक, इस मास में डिस्प्लेसमेंट तो हुआ सर, अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट हुआ। कोई बच्चा कहे कि सर डिस्प्लेसमेंट किससे हुआ, कैसे निकाले? तो आपको वेक्टर से इतना तो पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है भाई? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। लेकिन हम आगे चल के देखने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बट जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड कर सकता है। बहुत सारे केसेस में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, बहुत सारे केसेस में वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा। और जिन केसेस में वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा वो फोर्स का कैटेगरी ही अलग तरह का कैटेगरी है, जिसको हम आगे चल के नाम देंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और जब हमारा वर्क डन पाथ पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो वैसे फोर्सेस को हम एक अलग कैटेगरी में लेके जाएंगे जिनका नाम है कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, फिलहाल आते हैं इस पे। तो मतलब कि ये हमारा इनिशियल लोकेशन, ये हमारा फाइनल लोकेशन। सो वेयर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो बनाने सब बच्चों को आता ही है भाई। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब पूरे रास्ते क्या ये फोर्स कांस्टेंट था? ये तो कंडीशन की बात है। क्या ये फोर्स वेरिएबल था? ये भी कंडीशन की बात है। तो सर ऐसे कहें कि मेरे को आइडिया ही नहीं है कि यहां से यहां तक जो है पूरे रास्ते ये फोर्स कांस्टेंट रहा कि वेरी किया। अच्छा, फोर्स किस तरीके से वेरी कर सकता है? भाई फोर्स के वेरी होने के तीन पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कि इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम रहा, डायरेक्शन हम बदलते चले गए हो। हो सकता है कि इसका डायरेक्शन सेम रख के हम मैग्नीट्यूड बदलते चले गए हो। और हो सकता है कि समय के साथ इसका हमने डायरेक्शन भी बदला और इसका मैग्नीट्यूड भी बदल दिया। हो सकता है हमने पोजीशन के साथ इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदल दिया। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। सो दिस फोर्स कैन बी कांस्टेंट और कैन वेरी एज पर आवर रिक्वायर्ड कंडीशन, और जो भी हमारे प्रॉब्लम और सिचुएशन में दिया रहेगा हम उस पर बात करेंगे। तो सर आखिर हम वर्क डन यहां से यहां तक कैसे निकालें? तो मेरा यह है कि भाई देखो, हम पहले छोटे से वर्क डन को डिफाइन कर रहे हैं, डी डब्ल्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को पहले डिफाइन करना हमेशा सेफेस्ट है। इसी को यूज करके हम ये भी देखेंगे कि अगर पूरे रास्ते अगर फोर्स कांस्टेंट है वो निकालना मेरे लिए सबसे आसान होगा। अगर फोर्स वेरिएबल है, चाहे वो पोजीशन पे वेरी कर रहा है या वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, थोड़े से इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। और जनरल तरीके से अगर दोनों कुछ वेरी कर रहा है फिर भी निकाल पाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले छोटा सा वर्कडन निकाला। सब छोटे से वर्कडन का क्या मतलब है भाई? छोटे से वर्कडन का मतलब है कि देखो, ये जो है लेट से कि इस फोर्स के द्वारा इस मास में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएस हुआ। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएस डायग्राम से क्लियर रहेंगे। इस मास में एक हल्का सा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने कंसीडर किया, ठीक। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में या इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को कराने के लिए इस फोर्स ने जितना वर्क किया उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डीएस। भाई वर्क किसने किया? उस फोर्स ने किया। कितने डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए? डीएस डिस्प्लेसमेंट कराने। तो डीएस डिस्प्लेसमेंट कराने में उस फोर्स को कितना वर्क करना पड़ा इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डीएस। अच्छा सर, एफ डॉट डीएस इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है। भाई सीधा बात है, डॉट प्रोडक्ट है। ये फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। सही बात है सर। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि मेरे को तो यहां से यहां तक पूरे प्रोसेस का नेट वर्क डन निकालना था, आपने तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट में ही वर्क डन निकाला। तो सर हमको तो कंप्लीट नेट वर्क डन चाहिए। क्या करें भैया? अगर नेट वर्क डन चाहिए तो बच्चा इतना तो जानता ही है
कि ऐसे छोटे 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 वर्क डन को निकाल के और सबको क्या करना है, ऐड करना है। और ये छोटे छोटे वर्क डन को निकाल के ऐड करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे अचीव करते हैं, विथ हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब कि ऐसे छोटे छोटे वर्कर्स का कंटिन्यूअस समेशन, और कंटिन्यूअस समेशन कन्वर्ट्स इनटू इंटीग्रेशन। मींस अगर नेट वर्क डन निकालना है तो मेरे को कहना पड़ेगा एफ डॉट डीएस, और लिमिट कहां से कहां तक, तो इनिशियल से लेकर फाइनल तक। तो इस तरह से हम पूरे रास्ते में, मतलब पूरे प्रोसेस में इनिशियल से फाइनल तक जो भी कंप्लीट वर्क डन हुआ उस फोर्स के द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा है स्टेप 1 और ये हमारा है स्टेप 2। तो ये एक जनरल मेथड है कि हम किसी भी फोर्स के द्वारा किसी भी सिचुएशन में अगर हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम इन दो स्टेप्स का यूज कर सकते हैं। हम हमेशा एक स्मॉल वर्क डन, इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन निकालेंगे और फिर उसको इनिशियल से फाइनल तक क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। दैट्स इट। यही मेथड है जिससे हम मैथमेटिकली वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें समझने की है भाई। वर्क डन जो है ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, किसका किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा सर, हमको पता है कि जब भी दो वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इट मींस वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। बड़ा ही कॉमन चीज है, बच्चे 8th क्लास से 7th क्लास से ही जानते हैं, लेकिन ठीक है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या होगा? तो देख सकते हैं कि इसमें फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, ए डॉट बी को अगर आप लिखो तो ए बी कॉस थीटा लिखोगे, तो ए बी कॉस थीटा। तो यहां अगर छोटे से वर्क डन को अगर फर्दर अगर हम थोड़ा सा इसको अगर पूरे के पूरे इसको ओपन करके लिखे तो आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा बच्चा को कि सर आप इसको लिख सकते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट। अब यहाँ पे वेक्टर की जरूरत है। थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मेरे को एक चीज बताना है कि भैया इस वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होगा। तो फोर्स का यूनिट क्या है, एसआई न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। और कॉस थीटा क्या है भाई, यूनिट लेस है। तो इसका मतलब कि एसआई यूनिट जो हो गया वो हो गया न्यूटन मीटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड जूल। काफी फेमिलियर हैं बच्चे इस टर्म से, जूल। जनरली हम जूल में नापते हैं किसको, वर्क डन को एसआई यूनिट में। अच्छा, एनर्जी का यूनिट भी तो सर जूल है। तो आगे चलकर तो यही तो देखना है कि वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। वर्क एनर्जी क्या है, ये आपस में इक्विवेलेंट है, बिकॉज वर्क डन इज नथिंग, इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, वो आगे करेंगे। तो वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी और इसका एसआई यूनिट हो गया, क्या हो गया भाई, न्यूटन मीटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड जूल। तो चलिए हम वापस लौटते हैं कि जब भी हमको किसी भी फोर्स के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करना है तो दो स्टेप में काम करना है। पहले एफ डॉट डी एस मतलब छोटा अमाउंट का वर्क डन निकाल लेना है, देन आफ्टर हमको क्या करना है भाई, उसको इंटीग्रेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक सिंपल से क्वेश्चन को पहले ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि किसी एक ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इनिशियल लोकेशन जो है वो 0,0 है, फाइनल लोकेशन जो है वो 2 मीटर 4 मीटर है। और इस फोर्स के द्वारा उस बॉडी में जो भी आपका उस बॉडी का इनिशियल लोकेशन दिया है, ओरिजिन है 0,0, और वो फोर्स के कारण वो बॉडी फाइनली कहां पहुंचा, 2 मीटर 4 मीटर पे। तो मेरे से पूछा गया कि भैया वर्क डन निकाल के बताओ, कैसे निकालोगे। तो बड़ा सिंपल है, अगर मेरे को वर्क डन निकालना है मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। भाई इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कैसे सर, एफ डॉट एस कर देते। भाई हम उस मेथड से नहीं जा रहे हैं। हमने क्या बोला, हमने बोला कि जब भी सवाल आए हम हमेशा छोटे से वर्क डन को लेके चलेंगे। हाँ, आगे दिखेगा हमको कि सर इस पूरे रास्ते में ये फोर्स तो कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्ट एफ डॉट एस कर सकते हैं। तो ठीक है, उसको आगे देख लेंगे हम।
तो हमने क्या बोला कि डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन। सर डी डब्ल्यू कैसे लिखें? तो डी डब्ल्यू इज व्हाट? एफ डॉट डी एस। ये है हमारा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? इनिशियल से फाइनल तक, यानी 0 0 से, और अपर लिमिट है 2,4 मीटर, बाद में रख देंगे, मतलब एसआई यूनिट में है तो हम आंसर जूल में लिख लेंगे, क्योंकि हमारा फोर्स का यूनिट भी न्यूटन दिया हुआ है तो हम स्किप कर रहे हैं अभी। ठीक है सर, एफ डॉट डी एस। एफ डॉट डी एस कैसे करना है भाई? एफ वेक्टर तुमको पड़ा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये है डॉट, और डीएस वेक्टर। तो इन जनरल अगर डीएस वेक्टर की बात करें तो बच्चे जानते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही है, क्योंकि आई कैप जे कैप की बात हो रही है, और हमारे सिलेबस में फिजिक्स में मोस्ट प्रोबेबली जो हम यूज करते हैं वो कौन सा सिस्टम है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो मोस्ट जनरल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हमको बनाना है तो बच्चे वेक्टर के चैप्टर से फेमिलियर है कि डीएस वेक्टर कैन बी रिटन एज dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अच्छा, अगर इसमें जे के कैप का तो कोई पार्ट है नहीं तो वैसे भी डॉट उसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ds वेक्टर की जगह यूज कर सकते हैं सिर्फ dx i कैप प्लस dy j कैप। ये हो गया हमारा, और लिमिट है हमारा कहां से कहां तक? 0,0 से 2,4। अब ये बहुत आसान है, आई का आई के साथ डॉट बचेगा, जे का जे के साथ बचेगा, और बाकी ऑर्थोगोनल होता है तो 0 हो जाएगा। तो इसका जो आगे हम स्टेप करें तो क्या आएगा हमारे पास? एक टर्म तो मिल रहा है 2dx, और इंटीग्रेशन देखो, ये इंटीग्रेशन में सिर्फ x वेरिएबल है, तो x वेरिएबल है तो x का वेरिएशन देखो 0 से 2, तो यहां 0 से 2 प्लस दूसरा जो इंटीग्रेशन स्प्लिट हो रहा है वो हो रहा है हमारा इंटीग्रेशन 3dy, और कहां से कहां? तो y वेरिएबल है तो y का देख लो 0 से लेके 4 तक। अब इसको रूल आउट करें, सॉल्व करें, हमारा आंसर आ जाएगा। बड़ा ही आसान सा इंटीग्रेशन है, आई थिंक कि बच्चे कर भी लेंगे बहुत आसानी से। 2 और dx का इंटीग्रेशन x हो गया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 प्लस 3 कांस्टेंट dy का इंटीग्रेशन y, और यहाँ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4। आई थिंक कि यहां से अगर रख लिया जाए तो पहला टर्म 2 माइनस 0 इंटू 2, यानी ये हो गया हमारा 4 प्लस यहाँ हो गया 4 माइनस 0 4 इंटू 3, और ये हो गया 12, यानी ये हमारा आंसर आ गया 16 जूल, एंड दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो भाई यहाँ पे हमने वर्क डन निकाला, और ये मोस्ट जनरल तरीके से निकाला। वर्क डन निकालने का जो मोस्ट जनरल तरीका है, मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि भैया तुम मोस्ट जनरल तरीके से जाओ, तुमको खुद ब खुद ये पता चलेगा कि इन बिटवीन सवाल में कि अब आगे क्या है। अगर फोर्स कांस्टेंट है ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा, अगर फोर्स सॉरी अगर फोर्स वेरिएबल है तो भी सवाल बनेगा, पाथ डिपेंडेंट फोर्स है तब भी बनेगा, पाथ इंडिपेंडेंट है तब भी बनेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो एक तो ये एक टाइप हो गया। अब बच्चे एक टाइप और एक क्वेश्चन और हम लोग करने वाले हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि लेट से जो इस बार हमारा फोर्स है वो थोड़ा सा हम लिख रहे हैं उसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इस तरह का कोई फोर्स है, कोई ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स इस तरह से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वेयर एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट मास, और ओरिजिन को ही हम रेफरेंस ले रहे हैं, ओरिजिन को रेफरेंस लिया। लेट से इनिशियल लोकेशन 0 0 है, और फाइनल लोकेशन हम फिर से वही ले रहे हैं 2 मीटर 4 मीटर, और जो भी ये फोर्स है हमारा न्यूटन में है। अब इस बार आपको वर्क डन निकालना है कि भैया इस वर्क डन इस फोर्स के द्वारा निकाल के दिखाओ। सर पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? आई थिंक कि अभी हम अभी अंतर पे बात नहीं करें, हमने जनरल मेथड सीखा वर्क डन निकालने का, उसको निकाल के देखते हैं कि क्या अंतर आ रहा है, सिर्फ देखेंगे। चलिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो सर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू 0 0 से लेकर कहां तक? 2,4 तक। सही है, आगे चलिए बढ़ते हैं। फोर्स को लिखते हैं सर। सर फोर्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, डीएस वेक्टर डॉट डीएस एफ डॉट डीएस, स्किप कर रहे हैं उस पार्ट को, डीएस वेक्टर लिख रहे हैं तो क्या लिखे बच्चे? इतना तो समझ ही गए, dx i कैप प्लस dy j कैप। लिमिट रखना है, बड़ा आसान है सर, 0 0 से 2 और 4 तक। और आगे बढ़ाते हैं इन चीजों को, फिर से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा आ रहा है x dx पहला टर्म, और कहां से कहां तक? 0 से 2 तक प्लस
दूसरा टर्म आ रहा है वाई डी वाई, कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 तक। सिंस जो मैथमेटिक्स में जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन करने का, हम उस प्रोसेस को दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए पहले टर्म, अब यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं, तो कांस्टेंट नहीं है तो बच्चे देख रहे हैं कि सर इसको तो बड़ा आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको भी बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसका हम लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट रख दिया 0 से, प्लस सेकेंड वाले का वाई स्क्वायर बाई टू और लिमिट रख दिया 0 से 2, सॉरी 4, यहाँ 0 से 4 है। बाकी का बहुत आसान है, अब वही करना है, 2 रखना है तो 2 स्क्वायर, 4 बाई 2, तो पहला टर्म आपको मिल जाएगा 2, प्लस यहां रखिए तो 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 हो गया 8, 8 प्लस 2 यानी 10 जूल, एंड दैट इज आवर रिक्वायरमेंट। हो गया, दैट इज द वर्क डन। तो वर्क डन तो निकाल लिया सर, पहले वाले में निकाला, सेकेंड वाले केस में भी निकाला, लेकिन क्या बच्चों को ये दिखना चाहिए कि सर यहां जो फोर्स था ये कांस्टेंट फोर्स है, ये एक कांस्टेंट फोर्स है। हम अलग हेडिंग देंगे, 4 मेथड से हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे, ऑल सारी पॉसिबिलिटीज, फोर्स कैसे वेरी कर सकता है, कांस्टेंट का क्या होगा, वेरिएबल फोर्स का क्या होगा, ग्राफ से अगर सवाल हो तो कैसे बनाएंगे, और लास्ट में मोस्ट जनरल जिसमें कुछ भी पता नहीं, फोर्स भी वेरी कर रहा है समय के साथ, पोजीशन के साथ, डायरेक्शन भी वेरी कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है, दैट केस वी विल आल्सो कवर दैट केस आल्सो। लेकिन अभी ये समझो कि पहले क्वेश्चन में जो भी हमारा फोर्स था वो एक कांस्टेंट फोर्स था, ठीक है। दूसरे केस में क्या है कि सर ये फोर्स जो है ये वेरिएबल है, और अगर ढंग से देखो तो ये फोर्स जो है वो पोजीशन का फंक्शन है, बेसिकली ये कोऑर्डिनेट के साथ वेरी कर रहा है, ये एक्स और वाई का फंक्शन है, तो फिर भी निकाल लिया। तो चलिए एक और तीसरा केस इसमें हम डिस्कस करते हैं कि थर्ड केस, सपोज कीजिए कि इस बार का तीसरा जो क्वेश्चन है फोर्स का, फोर्स को मैंने बदल के कर दिया, सपोज कीजिए वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप न्यूटन, ये भी वही फोर्स है, उसी तरह का कुछ लिखा है हमने, वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, और मैं फिर से वही ले रहा हूं, इनिशियल कोऑर्डिनेट 0,0 और फाइनल कोऑर्डिनेट में ले रहा हूं 2,4। अब सर हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है और हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। क्या मेथड है, मेथड वही है जो जनरल मेथड। चलिए भाई, अगर मैंने लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कहां से कहां, बच्चे बोले 0 से लेके 2,4 तक, चलिए बहुत अच्छा। एफ डॉट डी एस करना है, इस बार भी करते हैं डायरेक्ट। सर फोर्स का वैल्यू है हमारा वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप डॉट डीएस वेक्टर को लिखो तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, यहां तक भी बहुत बढ़िया। लिमिट रखो 0 से लेके कहां तक जाना है भाई, 2,4 तक जाना है, बहुत बढ़िया। सर इसको सॉल्व करें, पहला टर्म देखो क्या आ रहा है, पहला टर्म आ रहा है वाई डी एक्स, और वाई डी एक्स जो आया, लिमिट तो ठीक है 0 से लेके कहां तक, 2 तक, सही है। सेकेंड टर्म आ रहा है एक्स स्क्वायर डी वाई, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 4, बस यहां तक हम आ गए। अब सर इस स्टेप के बाद बच्चों को समझना है यहां कि सर यहां पर आने के बाद क्या हम आगे फर्दर बढ़ सकते हैं। जो जनरल मेथड है फोर्स का वो हमने देख लिया, निकाला भी उसी मेथड से, लिमिट भी पुट किया, सब कुछ किया, मैथमेटिक्स से कर सकते हैं। अब क्या इसके बाद हम रिजल्ट पे जा पा रहे हैं, क्या हमको पता चल गया, जैसे कि पिछले 2 केसेस में पता चला, पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में, सर इसके बाद क्या हम रिजल्ट पे फाइनली पहुंच पाए, आंसर इज नो। यहां से फर्दर हम प्रोसीड नहीं कर पा, सर क्यों प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं। द रियल क्वेश्चन इज कि भैया प्रोसेस तो तुमने समझा, एफ डॉट डी एस छोटा वर्क डन इंटीग्रेट करो, दैट इज द प्रोसेस टू फाइंड द नेट वर्क डन, सही है, लेकिन इसके बाद हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, सो दैट इज ए क्लिक, यहां पे एक हैक फंस गया, यहां पे कुछ तो ऐसा है जिसको जाने बगैर शायद हम इस इंटीग्रेशन को रूल आउट नहीं कर, और अगर मैं उस इंटीग्रेशन को रूल आउट नहीं कर पाऊंगा तो आई थिंक मैं आंसर तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा, कोई नहीं पहुंच पाएगा। भाई यहां पे कुछ भी नहीं लग सकता, यहां पे कुछ भी लगा के नहीं देख लो, कुछ भी नहीं लगेगा, ये परफेक्ट डिफरेंशियल में भी नहीं जाएगा, कुछ ऐसा है जो जाने बिना हम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। सर क्या है,
इसका मतलब कि यहां के बाद अब यहां पे मेंशन क्या होना चाहिए वो समझने की बात है। फोर्स पता, इनिशियल पोजीशन पता, फाइनल पोजीशन पता, सब कुछ पता, तो डिस्प्लेसमेंट पता, डिस्प्लेसमेंट पता है। और कोई बच्चा चाहे कि सर डिस्प्लेसमेंट कैसे आपको पता है? अगर मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो कोई भी विद्यार्थी ये कह सकता है कि सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 2i कैप प्लस 4j। इतना तो बेसिक वेक्टर के आइडिया से बच्चों को पता है कि सर दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तो सर पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो तो हम लिख सकते हैं इनिशियल और फाइनल लोकेशन देख के। ठीक है, फिर भी सर यहां पे आके हम क्यों उलझ गए? बिकॉज हियर द पाथ इज नॉट मेंशन्ड। भाई वो किस रास्ते से वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को चला रहा था वो रास्ता ही क्लियर नहीं है। अगर रास्ता ही क्लियर नहीं है तो हम अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। भाई रास्ता ही क्लियर नहीं है, वे प्रोसेस ही नहीं पता है, मैथमेटिक्स पता है, कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन किस रास्ते से ये फोर्स उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करा रहा था वो नहीं पता है सर। कितने रास्ते हो सकते हैं? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने पॉसिबल रास्ते हो सकते हैं? सर ऐसा है कि अगर मैं देखूं, लेट से कि ये हमारा इनिशियल कोऑर्डिनेट है और ये हमारा फाइनल पोजीशन है, मान लेते हैं कि ये हमारा इनिशियल कोऑर्डिनेट है और ये हमारा फाइनल पोजीशन है। यहाँ पे मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर दूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। लेट से कि हमारा इनिशियल लोकेशन, ये हमारा फाइनल लोकेशन। ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया ये भी हमको, उस पर जो फोर्स लगा वो भी हमको पता। हमको पता क्या नहीं है भाई? पता ये नहीं है कि क्या ऐसे गया, क्या ऐसे चला गया, क्या ये ऐसे चला गया, क्या ये ऐसे आ गया, क्या ये ऐसे 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 घूम के आया। भाई कितनी पॉसिबिलिटीज है, अनंत, इनफाइनाइट। मतलब कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए पॉसिबिलिटीज मतलब रास्तों की संख्या कितनी हो सकती है? तो सिर्फ अनंत हो सकती है। तो क्या उन अनंत संभावनाओं के कारण ही क्या हम आंसर नहीं निकाल पा रहे? एग्जैक्टली यस, उन अनंत संभावनाओं के कारण ही हम फाइनल आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। मतलब कि सर ये फोर्स जो है, ये फोर्स वर्क किया ये पता है, लेकिन कितना वर्क किया ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि हमको ये पता ना हो कि उस ऑब्जेक्ट को इनिशियल से फाइनल तक वो किस रास्ते से लेके गया, डिस्प्लेस कराया। मींस फोर्स, सॉरी, वर्क डन बाय दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ, चॉइस ऑफ पाथ। ये जो हमारा फोर्स है ये इस बात पे पूर्णतः निर्भर कर रहा है कि किस रास्ते से होके वो ऑब्जेक्ट वहां जा रहा है। हो सकता है कि सब रास्ते से फोर्स वही हो, लेकिन हर अलग अलग रास्ते से वर्क डन अलग अलग होगा। अगर मान लो कि ये रास्ते से जाने के लिए वर्क डन W1 लिखा, W2, W3, W4, W5, तो मेरे को इतना पता चल रहा है कि सर W1, W2, W3, W4, W5 ये सब बराबर नहीं है, ये रास्ते बदल गए तो हमारा वर्क डन का वैल्यू भी बदल गया ड्यू टू दिस टाइप ऑफ फोर्स। And this force comes in category of a force by which work done depends on path। तो बस वही बात है कि सर पिछले जो दो एग्जाम्पल थे हमारे, जैसे ये फोर्स भी वेरिएबल थी, लेकिन मेरे को इंटीग्रेशन करके फाइनल आंसर तक आने में किसी रास्ते को देखना नहीं था, चाहे कोई रास्ता लेते आंसर वही आता। जो सबसे पहला एग्जाम्पल था यहां भी वही है, ये तो कांस्टेंट फोर्स है, रास्ते पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। मतलब कि हम फाइनल आंसर पे जब पहुंचे, आई थिंक यहाँ पे देखो 16 जूल जो हमारा फाइनल आंसर था, ये आंसर इस बात पे वेरी डिपेंड ही नहीं करेगा कि रास्ते तुमने कौन सा चुना। लेकिन ये जो तीसरा केस हम लेके चल रहे हैं, इस केस में आंसर हमारा कब तक नहीं आएगा? जब तक कि रास्ता मेंशन ना हो, उस रास्ते का इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्री का पाथ का इक्वेशन मेंशन ना हो। लेट से कि अगर मैंने बोल दिया, एक हल्का सा हिंट दे दिया बच्चों को, भैया जो रास्ता है वो है y इज इक्वल टू एक्स, यही रास्ता तुमको लेके चल रहा है, इसी रास्ते पे लेके चलना है, और जिस रास्ते पे लेके जा रहा हूं उसका इक्वेशन मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स है। अब बच्चा कहेगा सर हाँ सर बहुत बढ़िया, अगर y इज इक्वल टू एक्स अगर आपने बोल दिया तो सर हो तो गया,
इस y को x बना दीजिए और इस dy को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dy को dx लिख सकते हैं, काम समाप्त हो गया। मतलब ये y x हो गया तो ये इंटीग्रेशन x dx हो गया, और यहाँ dy की जगह पे क्या रख सकते हैं भाई, या x स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकते हैं, y स्क्वायर रख सकते हैं, या dy की जगह पे क्या रख सकते हैं, dx रख सकते हैं। तो ये भी रूल आउट हो गया, ये भी रूल आउट हो गया, हमारा आंसर आ गया। भाई किसी ने कहा कि नहीं हमको मन नहीं है, हमारा जो रास्ता है वो ये है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। भाई इस पाथ पे चला है, बताओ अब क्या होगा, भाई अब भी हो जाएगा, y को एक्स स्क्वायर रख दो और dy को निकालना है तो 2x dx, y की जगह पे dy की जगह पे लिख दो 2x dx, 2x dx करो फिर भी रूल आउट हो जाएगा। मतलब कि यहां तक अगर बच्चा पहुंच गया तो अगर उसको रास्ते का इक्वेशन मेंशन हो जाए तो आई थिंक कि जनरल प्रोसेस से वो वर्क डन निकालना जानता है, रास्ते को देखेगा, वर्क डन कैलकुलेट कर लेगा। हम लोग अभी एलिमेंट्री बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को समझना है कि जब हम वर्क डन को कैलकुलेट कर रहे हो और कर रहे होते हैं तो मेरे को दिमाग में ये बात रखना पड़ेगा कि हमने जो फॉर्मूला लगाया, हम जो प्रोसेस लेके चल रहे हैं, उस प्रोसेस में वर्क डन को निकालने के दौरान क्या मेरी डिपेंडेंसी उस रास्ते पे है क्या, कि जिस रास्ते से होके वो ऑब्जेक्ट चल रहा है। हो सकता है कि बिना उस रास्ते के की जानकारी के हम वर्क डन कैलकुलेट ही नहीं कर पाए, या हो सकता है कि रास्ता पता भी हो, आसानी से हम वर्क डन कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, तो आई थिंक कि बच्चों को समझ में आ गया हो कि बेसिकली हमारा जो फोर्स है वो दो कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। एक फोर्स ऐसा जिसके द्वारा जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक ऐसा फोर्स का कैटेगरी है जिसके द्वारा हमारा जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चल अब आगे बढ़ते हैं इस केस में। तो हमने अभी तक ये देखा कि जब हम वर्क डन को निकालने जा रहे हैं तो जो हमने अभी फॉर्मूला बनाया वो ये बनाया कि हम डी डब्ल्यू को निकालेंगे और इनिशियल से फाइनल तक हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, हमको वर्क डन आ जाएगा। अब यहां पे हम बात करते हैं कि वर्क डन को निकालने में हमारे जो फोर्स है वो कितने तरीके से हो सकते हैं। तो सो सिंपल, अगर फोर्स कांस्टेंट है तब क्या होगा और जब फोर्स वेरिएबल है तब क्या होगा, इन दो सब हेडिंग को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा केस वन, फर्स्ट केस हम लेके चलते हैं कि लेट, मान लेते हैं फोर्स जो है, फोर्स इज कांस्टेंट, और ध्यान रखेंगे कि मैंने फोर्स वेक्टर को मतलब फोर्स को कांस्टेंट लिखा है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ध्यान रखेंगे कि पूरे रास्ते मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही फोर्स का क्या रहना है, कांस्टेंट रहना। तो हमने सीधे लिखा कि फोर्स अगर कांस्टेंट है तब क्या करें। तो मतलब ऐसा है कि लेट से एक सिचुएशन कुछ ऐसा है कि हमारा ये पार्टिकल यहाँ पड़ा है, ये हमारा इनिशियल लोकेशन है, और लेट से कि हम इसको फाइनली यहाँ तक लेके जा रहे हैं, ये हम यहाँ तक लेके गए और हमको एक फोर्स इस पे हमने लगाया है, दिस इज द फोर्स वेक्टर, और जो कि कांस्टेंट है, ये हमारा स्पेशल केस है। तो सर अगर यहां से यहां तक हमको ले जाना है तो क्या दिक्कत है, हम तो जानते हैं कि वर्क डन निकालना है तो पहले छोटा वर्क डन निकालिए और उसको इनिशियल से फाइनल तक इंटीग्रेट कीजिए। छोटा वर्क डन कैसे निकालिए, सर छोटा वर्क डन निकालना है तो सीधे लिखिए एफ डॉट ds और इनिशियल से फाइनल तक इंटीग्रेट करेंगे, बात खत्म है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब यहां पे देखो, अगर एफ डॉट ds छोटा वर्क डन इंटीग्रेट किया, लेकिन सर आपने तो देखा, आपने बोला कि ये पूरा जो है, पूरे रास्ते हमारा जो फोर्स वेक्टर है वो कांस्टेंट। अच्छी बात है, तो ये जो इंटीग्रेशन तुमको दिख रहा है, इस इंटीग्रेशन से तुम इस फोर्स को बाहर निकाल सकते, बड़ी अच्छी बात है। तो सर अगर हम वर्क डन को देखें तो हमारा एफ वेक्टर तो बाहर आ गया, डॉट ये बच रहा इंटीग्रेशन ds। जरा सा इसको समझने की कोशिश करो, ये समझना, और रिजल्ट तो सबको पता है एफ डॉट एस, लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये पूरे रास्ते हमारा फोर्स कांस्टेंट, हमने फोर्स को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, और ये है इंटीग्रेशन ऑफ ds। सर इंटीग्रेशन ऑफ ds का क्या मतलब, भाई देखो यहां से यहां तक पार्ट बाय पार्ट जो छोटा 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 डिस्प्लेसमेंट है, उन सबका वेक्टर सम क्या मिलेगा, भाई नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा सर, विथ हेल्प ऑफ पॉलीगन लॉ। बच्चों को पता है, देखो जैसे मान लो ये ds1, ये हमारा ds2, ds3, ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स को
हम एक के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पे चौथे का टेल, चौथे के हेड पे पांचवे का टेल, और अंतिम में पहुंच गए वहां जहां जाना था। अब सर वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इन सबका रिजल्टेंट क्या है, तो सबसे पहले वाले का टेल और सबसे अंतिम वाले का हेड मिला लो, इन सबको जोड़ा तो क्या मिल गया, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको मिल गया। इसका मतलब कि सर ये जो डीएस का इंटीग्रेशन है, ये छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स का समेशन है, कंटिन्यूअस समेशन, और ये फाइनली हमको क्या देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा। तो हम लिख सकते हैं कि इस केस में जो हमारा वर्क डन है वो है एफ डॉट एस, एंड दिस शुड बी रिमेंबर्ड। हालांकि रिमेंबर क्या करना है आपको, तो बेसिक पकड़ना है कि हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में वर्क डन को कैलकुलेट कर पाए, लेकिन ठीक है, ये हमारा वर्क डन कब, जब हमारा फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, W इजिकल टू एफ डॉट एस। और आई थिंक कि बच्चे समझ सकते हैं कि जो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेके चले थे, आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि सबसे पहले एग्जाम्पल में जो हमने वर्क डन निकाला था वो हमारा कुछ ऐसा ही था, ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ही है। अगर एक बार आप क्विक रिकैप करेंगे तो उसका एग्जांपल आपके सामने पड़ा है, और ये वो एग्जांपल है जिसमें हमने एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा ही वर्क डन कैलकुलेट किया है। तो आई थिंक कि हमको नहीं लगता कि बच्चों को काफी समस्या इसमें होगा। तो पहला केस हमारे सामने क्लियर है कि जब कभी भी पूरे रास्ते अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट है तो सिंपली अगर हमको वर्क डन निकालना है तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं फोर्स वेक्टर डॉट नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट्स इट। तो हमने देखा कि जो कांस्टेंट फोर्स है उसके द्वारा वर्क डन अगर हमको निकालना है तो सीधे हम करेंगे एफ डॉट एस। तो इसका मतलब है सर कि कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है सर वो पाथ पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, एकदम बेसिक बात है। तो इस बात को हम यहाँ नोट भी कर देते हैं बच्चों के लिए। भैया एक चीज दिमाग में भी तो आ ही गया होगा कि वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। अच्छा, जिन फोर्स के द्वारा वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है उसको हम आगे चल के बोलेंगे कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन बच्चों को हो जाता है कि सर क्योंकि कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या कांस्टेंट फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है? नहीं, यहाँ पे समझना है। इसीलिए मतलब ये आप नहीं कह सकते कि कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन चूंकि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए गलती से भी ये नहीं बोलेंगे कि हर कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यही एकमात्र कंडीशन नहीं है कि अगर वर्क डन किसी फोर्स के द्वारा पाथ पे डिपेंड नहीं किया तो डायरेक्ट उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोल देना, ये सिर्फ यही सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। चलिए फिलहाल उस पर आगे हम बात करेंगे। अभी तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कांस्टेंट फोर्स वर्क कर रहा है तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसका एग्जांपल क्या है? बहुत कॉमन एग्जांपल है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चे जानते भी हैं, फिर भी एक बार हम एक छोटे से एग्जांपल से देख लेते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है, ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का। लेट से हमारे पास एक सिचुएशन है कि कुछ ऐसा स्मूथ ट्रैक है, ये ट्रैक स्मूथ है और ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है और h हाइट पर एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस m मास के ऑब्जेक्ट को हल्का सा इंपल्स दे दिया, झटका दे दिया, और झटका देने से क्या हुआ कि ये जो मास है ये स्मूथ ट्रैक से होते होते कुछ समय के बाद ये मास पहुंच गया ग्राउंड पे। ये कंडीशन है हमारी, यानी ये मास यहाँ पे इनिशियली था और फाइनली यहाँ पे पहुंच गया है। तो अब ये मास यहाँ इनिशियल था और ये फाइनल यहाँ पे पहुंच गया, तो मुझे ये बताना है कि यहां से यहां तक लाने में ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इस मास पे कितना वर्क डन करना पड़ा। तो कोई भी बच्चा कहेगा सर कि बहुत आसान है। अगर हम देखें एफबीडी के हिसाब से अगर देखें तो मुझे ये दिख रहा है सर कि इस एम पे mg फोर्स
नीचे की तरफ लग रहा है, और ये हाइट इग्नोर होगा अर्थ के रेडियस के तुलना में, चूंकि जब ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो mg लिख नहीं पाते हैं क्योंकि वो हाइट का फैक्टर भी आ जाता है, बट इस चैप्टर में हम हाइट को कम इग्नोर करके ही चल रहे हैं एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ मान के चल रहे हैं कि ये चीज मच मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, ये मान के चलेंगे, क्योंकि बच्चों को पता है कि अर्थ का रेडियस जो है 6400 किलोमीटर है, तो ये तो 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर का हाइट है, तो बस इसको इग्नोर करके चलेंगे। अगर ये इग्नोर करके चलेंगे तभी हम लिख सकते हैं कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है नीचे, mg। ये फोर्स का डायरेक्शन भी फिक्स है, इस फोर्स का वैल्यू भी फिक्स, इनिशियली ब्लॉक यहां था और फाइनली पहुंचा यहां। सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ है? सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ है? भाई बड़ा आसानी से तुम ये ड्रॉ कर सकते हो कि लो भैया ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डायरेक्ट आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि mg जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है, तो इसका मतलब कि इसके द्वारा जो वर्क डन होगा यहां से यहां तक, वो तो इस बात पे डिपेंड ही नहीं करेगा कि वो मास किस रास्ते से होके आया, इसीलिए हमने इनिशियल और फाइनल को मिला के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ कर दिया। सही है सर? अगर सही है तो यहां से बच्चे देखें कि सर वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालना है तो कांस्टेंट फोर्स वाला एफ डॉट एस, तो सर एफ इंटू एस इंटू कॉस। सर वेयर इज थीटा एंड व्हाट इज कॉस थीटा? जरा सा डायग्राम को देखने की कोशिश करें और यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री का यूज करें। ये है हमारा एस, ये है हमारा mg। आई थिंक बच्चे देख पा रहे होंगे दिस इज द थीटा, दोनों वेक्टर का टेल मिला हुआ है, तो ये जो एंगल बना एस वेक्टर और mg वेक्टर के बीच में ये आपको दिख गया थीटा। ठीक है सर? एस कॉस थीटा, सर एस कॉस थीटा क्या है? तो अगर तुम ढंग से इसको देखो तो तुमको ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है तो यही तो है तुम्हारा एस कॉस थीटा, यही तो है हमारा एस कॉस थीटा। और बच्चे देख पा रहे होंगे कि एस कॉस थीटा का वैल्यू कुछ और नहीं भाई एच के बराबर है, यानी हम आराम से लिख सकते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड mg और एस कॉस थीटा के जगह पे हमने लिख दिया h, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी इस केस में कितना निकल के आया हमारा mgh। अच्छा ये वर्क डन पॉजिटिव है कि निगेटिव है? सामने दिख रहा है कि सर पॉजिटिव है, तो सर क्या वर्क डन पॉजिटिव निगेटिव जीरो तीनों हो सकता है? भाई तीनों हो सकता है, बिकॉज वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, वो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, किसका किसका? फोर्स वेक्टर का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है। सर यहाँ पॉजिटिव क्यों थी? यहाँ पॉजिटिव क्यों था? तो अगर इसको देखो तुम सोचो कि जो फोर्स वेक्टर है मतलब जो mg वेक्टर है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और अगर गौर से देखो तो ये मास जो है अपने इनिशियल लेवल और फाइनल लेवल के बीच में अगर देखो तो नेट इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो वर्टिकल ही हुआ है। अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, चूंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल ही नहीं है, भाई बच्चा कहे कि सर डिस्प्लेसमेंट में ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वर्टिकल कंपोनेंट है, भैया mg वेक्टर तुम्हारा वर्टिकल है, तो mg वेक्टर अगर वर्टिकल है तो डिस्प्लेसमेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है? जीरो, यानी जो कुछ भी है यहाँ डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही अपने काम का है, और डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन देखो डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? डाउनवर्ड है। इसका मतलब कि फोर्स वेक्टर नीचे की तरफ, इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, तो देखो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो हमारा वर्क डन कैसा आया? पॉजिटिव आया। अगर कोई बच्चा कहे कि सर अगर मान लीजिए सपोज कीजिए अगर सिचुएशन ऐसा हो जाए कुछ कि यही सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाए कि यही अगर एच हाइट का कोई एक मान लो कि स्मूथ अगर मान लो कोई सरफेस है और ये हमारा ग्राउंड लेवल है, शुरू में हमारा मास यहाँ बॉटम पे रखा हुआ है और इसको समहाउ हम धीरे धीरे किसी एक्सटर्नल फोर्स के मदद से स्लाइड कराते कराते और फाइनली अगर हम यहाँ लेके चले आए, अगर कोई बच्चा बोले कि सर इस प्रोसेस में ग्रेविटी के द्वारा कितना वर्क डन हुआ? ग्रेविटी के द्वारा, नॉट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, हम सिर्फ किसका बात कर रहे हैं अभी इस केस में? ग्रेविटी के वर्क डन की बात करें। कंफ्यूज मत होइए, एक ही क्वेश्चन में एक ही बॉडी पे
जब आप एफबीडी बनाइएगा तो हो सकता है दो से अधिक, 3, 4, 5 फोर्सेस भी हो सकते हैं। हम यहाँ वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स की बात तो बाद में करेंगे। लेकिन इनिशियली मास यहाँ था, फाइनली टॉप पे पहुंचा, तो कोई बच्चा कहेगा कि सर अगर एफबीडी की बात किया जाए, ग्रेविटी की बात करना है, ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन, तो एमजी तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लिखा है, ठीक है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे, तो एस वेक्टर ऐसे है। अब कोई बच्चा इतना लॉजिक तो लगा ही सकता है कि सर इस डिस्प्लेसमेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी पैरेलल कंपोनेंट से तो कोई मतलब ही नहीं है। हमको डिस्प्लेसमेंट के सिर्फ किस कंपोनेंट से मतलब है, वर्टिकल कंपोनेंट से मतलब है। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट से मतलब है तो भैया डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, एच है। और वर्टिकल कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का किस डायरेक्शन पे है, अपवर्ड है। ग्रेविटी फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, किधर है, नीचे। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल, आई थिंक बच्चा कहेगा कि सर थीटा जो है ना वो 180 डिग्री है, एंटी पैरेलल है दोनों। अगर एंटी पैरेलल है तो कोई बच्चा आंख मूंद के कह सकता है कि सर ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन हुआ इस केस में वो कितना हुआ, -mgh। चलिए यहां तक बातें सही है। अब मैं आपको एक चीज और इसमें ध्यान दिलाना चाहता हूं जो आपने क्लासेस में पढ़ा, लेकिन उसको एक बार फिर से देखें। पहले सिचुएशन में ग्रेविटी फोर्स के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो m मास पे वर्क हुआ वो +mgh हुआ। दूसरे केस में उसी ग्रेविटी फोर्स के द्वारा जो मास पे वर्क डन हुआ वो -mgh हुआ। सर दोनों ही केस में वर्क डन का मैग्नीट्यूड जो है एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव, नंबर वाइज सेम है, लेकिन भाई साइन के साथ देखो तो एक प्लस वर्क डन है, एक माइनस वर्क डन है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब सिर्फ ये है कि पहले वाले केस में इस मास को एनर्जी मिला है, बाहर से इस मास को एनर्जी सप्लाई हुआ है, यानी इस मास का एनर्जी इंक्रीज किया है, जिसके ऊपर पॉजिटिव वर्क डन है। इसका मतलब कि उसको एनर्जी सप्लाई किया गया है किसी और के द्वारा। कौन है, तो वो तो आपको क्लियर है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस मास को एनर्जी सप्लाई किया। कितना एनर्जी सप्लाई किया, एंड दैट एनर्जी सप्लाई इज इक्वल टू वर्क डन विच इज इक्वल टू कितना भाई, mgh। mgh अमाउंट से इसमें इस मास को एनर्जी मिला, सप्लाई किया गया, मतलब उसका एनर्जी बढ़ा। अच्छा सर दूसरे केस की बात करें तो क्या कहेंगे, भाई दूसरे केस की बात यह है कि उस मास ने इतना एनर्जी सप्लाई किया, मास ने इतना एनर्जी सप्लाई किया। इसका मतलब कि सर इस केस में मास का एनर्जी इतना कम हुआ, कितना कम हुआ, mgh से कम। इसका मतलब कि अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो गेन इन एनर्जी, अगर वर्क डन निगेटिव है तो लॉस इन एनर्जी। तो सीधा सा मतलब है कि वर्क डन इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसमें अर्थ ने एनर्जी ट्रांसफर किया और इसमें अर्थ ने या जो भी सिस्टम इसके आसपास है उसने इस मास से एनर्जी क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, उससे एनर्जी खींचा, निकाला। आगे जब हम लोग इस बात को एनर्जी को लेके आएंगे तो ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। लेकिन इतना बस बच्चे समझ जाए कि जिस फोर्स के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है उस फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट को एनर्जी सप्लाई किया है, और जिस फोर्स के द्वारा वर्क डन निगेटिव आ रहा है उस फोर्स ने उस बॉडी से उतना एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया है, निकाल लिया है, खींच लिया है। तो आई थिंक कि बच्चे समझ गए कि जब भी हमको अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को देखना है, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को देखते हुए हमको क्या करना है भाई, वर्क डन लिख देना है। जैसे एक और ट्रिवियल सिचुएशन अगर हम लें आपके लिए, तो मान लीजिए कि इनिशियली यहां पे एक एम मास पड़ा हुआ है और ये ट्रैक कुछ ऐसे 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 और यहां है, यहां ऐसा ट्रैक है और ये स्मूथ ट्रैक है। लेट्स से कि ये स्मूथ ट्रैक है, हमने ये माना कि ये ट्रैक जो है, ये रास्ता जो है स्मूथ है। अब स्मूथ ट्रैक और शुरू में ये मास यहां पड़ा हुआ है, हमने हल्का सा इसको झटका दिया, इंपल्स दिया, ये मास सरफेस छोड़ नहीं रहा है, लीव नहीं कर रहा है, नॉर्मल जीरो कहीं नहीं हो रहा है, ये सरफेस पे आते सरकते 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 और लेट से कि मास यहां तक आ गया, फाइनल पोजीशन इसका ये। तो मेरे को इतना गिवन है कि लेट से ये हमारा ग्राउंड लेवल, ये हमारा ग्राउंड का लेवल है, और ग्राउंड के लेवल से जो इनिशियल हाइट था
मास का वो h इनिशियल था और इसी मास का जो फाइनल हाइट का लेवल है वो h फाइनल है। अगर मेरे से कोई पूछे कि इस पूरे प्रोसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इस मास पे कितना वर्क डन हुआ, मैंने और कोई फोर्स का जिक्र नहीं किया, मैं नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं और किसी फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि इस पूरे प्रोसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क बताइए। अब बच्चा ये समझेगा कि सर ऐसा है कि शुरुआत में ये ब्लॉक यहां था, फाइनली ये ब्लॉक चला गया, वो भी पता है। सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है क्या? हाँ पता है भाई, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसा लॉजिक वैसे चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है सर। सर mg फोर्स किधर लग रहा है? mg फोर्स तो पूरे रास्ते कांस्टेंट ही रहेगा। वेक्टर वाइज देखो तो ऐसे है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ। अच्छा सर ये mg फोर्स नीचे है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या हमको एंगल देखने की जरूरत है क्या? भाई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीजें तुमको नोन है उसके टर्म में तुम एक लाइन में आंसर लिख सकते हो। कैसे? सर इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो पैरेलल कंपोनेंट है ये तो हमारे किसी काम का फिर से नहीं है, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये वाला इतू सा जो कंपोनेंट है, ये यही हमारे काम। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो आई थिंक बच्चे को दिख गया होगा कि वो mg फोर्स के डायरेक्शन में है, मतलब दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो थीटा जो है यहाँ क्या है? 0 डिग्री। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना है? डिस्प्लेसमेंट के वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? कोई बच्चा कहे सब बड़ा आसान है, दिस इज h इनिशियल एंड दिस इज h फाइनल। सो आई थिंक कि बच्चा दिख रहा होगा कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का है उसका मैग्नीट्यूड बच्चा लिख सकता है h इनिशियल माइनस h फाइनल। सही है। अगर ये वैल्यू पता है जो कि नोन है सवाल में, तो कोई बच्चा आराम से वर्क डन बाई mg लिख सकता है। सर कुछ नहीं, mg इंटू एस परपेंडिकुलर और इसका वैल्यू हो गया mg इंटू एच इनिशियल माइनस एच फाइनल। और दिख रहा होगा कि ये वर्क डन फिर से कैसा है? पॉजिटिव है। अरे पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इस मास में जो भी इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट है वो इस फोर्स के पैरेलल है, तो वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। जाहिर सी बात है। चलिए, तो आई थिंक इतना बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि जब भी हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है, खास करके हम पहला केस ले रहे हैं जब हमारा फोर्स पूरे रास्ते कांस्टेंट है, तो सिंपली वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम केस 2 को डिस्कस करते हैं। हमारे लिए केस टू जो है हमारा वो है इफ फोर्स इज वेरिएबल। अगर हमारा फोर्स वेरिएबल हो तो क्या हो? भाई फोर्स अगर वेरिएबल है तो क्या होगा? क्या होगा? तो सबसे पहले ही हमने जनरल मेथड सीख लिया है वर्क डन कैलकुलेट करना है, बस वही करेंगे। तो सर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे देख लो। जब करना है तो फोर्स वेरिएबल है तो सबसे पहले स्टेप वन क्या करना है भाई? डी डब्ल्यू निकालो। डी डब्ल्यू कैसे निकाले सर? भाई पता है, एफ डॉट डी एस। स्टेप 2 क्या करोगे भाई? स्टेप 2 में नेट वर्क डन निकालो। सर नेट वर्क डन कैसे निकलेगा? अरे भैया डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक? इनिशियल से फाइनल तक, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। दैट्स इट, दिस इज द प्रोसेस। इस प्रोसेस से हम आराम से किसी भी वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। सर इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुमको अगर बेसिक्स इंटीग्रेशन आता है, बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन में अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो ये चीजें बहुत टफ नहीं है, बस इंटीग्रेशन का लोचा है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, हालांकि ये एग्जांपल हमने आपको शुरू में ही करा दिया था बेसिक मेथड पढ़ाने के दौरान ही। आई थिंक बच्चों को याद होगा ये वाला केस जो सेकेंड क्वेश्चन हम लेके आए थे। एक बार आप क्विक अगर देखें तो आप देखिए कि इसमें फोर्स जो है पाथ डिपेंडेंट, सॉरी हाँ मतलब ये फोर्स जो है वो पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है। पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है तो इसका मतलब कि ये वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन है। तो देखो यहाँ इंटीग्रेशन हमने किया था और आंसर निकाला था 10 जूल। इसका मतलब कि ये एग्जांपल है आपके लिए किसका? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का। और अच्छी बात है सर, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, हम और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कॉमनली जब भी हम स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन की बात करते हैं
ये सबसे कॉमन एग्जांपल है वेरिएबल फोर्स के वर्क डन का। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जब हम वर्क डन की बात करें तो हमारे लिए सबसे कॉमन एग्जांपल है। जैसे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कॉमन एग्जांपल किसका है? वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। उसी तरह से वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स का सबसे कॉमन एग्जांपल है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। लेट्स से हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक स्प्रिंग है जो अपने नेचुरल लेंथ में है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है। इससे हमने एक एम मास के ऑब्जेक्ट को अटैच करके और ये पूरा का पूरा ट्रैक सरफेस हमारा स्मूथ है, ये हम मान के चलेंगे। ऐसा कुछ सिचुएशन है, ठीक है, अच्छी बात है। जब हमने क्या किया, एक चीज ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, हमने बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। डायरेक्शन को देखते हुए बच्चा समझ सकता है कि अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगा रहा हूं सर, तो पक्का ये मास जो है अंदर आने की कोशिश करेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस हो। अगर स्प्रिंग कंप्रेस हुआ लेट से, तो कुछ सिचुएशन ऐसा बनेगा कि ये स्प्रिंग हल्का सा कंप्रेस हो चुका है, यानी ये मास यहां आ चुका है। अगर मैं इसके बाउंड्री की बात करूं तो ये मास लेट से कि एक्स से डिस्प्लेस हो चुका है। मतलब ये अगर मास एक्स से डिस्प्लेस हो चुका है तो पक्का ये स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से ये एक्स लेंथ कंप्रेस हो गया है। अगर एक्स लेंथ कंप्रेस हो गया है तो आराम से बच्चा देखे कि अगर मैं इस मास का एबीडी बनाऊं, खास करके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का, तो बाहर से अंदर की तरफ हम तो लगा ही रहे एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब चूंकि स्प्रिंग कंप्रेस है तो स्प्रिंग भी अपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को बाहर धकेलने की कोशिश करेगा। और आई थिंक बच्चे जानते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर से कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है, इस स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो बच्चा कह सकता है कि सर ये तो किसके बराबर है? के एक्स के बराबर। सही है, इतना तो हमको पता है, अच्छी बात है। सर हमको ये देखना है कि ये ब्लॉक लेट से कि हमारा नेचुरल लेंथ में था इसमें, इसका मतलब कंप्रेशन का वैल्यू 0, और उससे मान लीजिए कि हमने कुछ फाइनल कंप्रेशन कर दिया एक्स फाइनल लेट से, वहां तक इनिशियली अनस्ट्रेच्ड अनकंप्रेस्ड पोजीशन, और फाइनली उसको हमने एक्स फाइनल से कंप्रेस कर दिया है। तो इस पूरे प्रोसेस में स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मुझे एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन से कोई अभी लेना देना नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इनिशियली ये ब्लॉक जो था वो अनकंप्रेस्ड स्टेट ऑफ स्प्रिंग के साथ था। फाइनल कंप्रेशन जो है वो एक्स फाइनल है। मींस कि जो फाइनल जो सिचुएशन है लेट से कुछ इस तरह का है, स्प्रिंग फुली कंप्रेस हो गया है और ये ब्लॉक यहां आ गया है। लेट से कि ये इनिशियल लोकेशन है और ये फाइनल लोकेशन है, और कंप्रेशन इज फाइनल एक्स एफ। एफ मतलब फाइनल। तो इनिशियल जो कंप्रेशन था वो 0 था और फाइनल कंप्रेशन तो मेरे को पता ही है। तो मतलब इनिशियली और फाइनली जो तुमको कंप्रेशन पता है, तो इस स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ। तो बच्चा कहेगा सर ये जो स्प्रिंग फोर्स है, अगर गौर से देखिए सर, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जैसे जैसे कंप्रेशन का अमाउंट बढ़ रहा है ये स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ रहा है, मतलब वेरी कर रहा है। ये वेरिएबल फोर्स का केस है, बढ़िया है। अगर ये वेरिएबल फोर्स का केस है तो मेरे को निकालना है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, बढ़िया। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए सर? वही कॉन्सेप्ट, वही इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, बहुत बढ़िया सर। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, सर इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू में हम लिख रहे हैं एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ठीक। इनिशियल कंप्रेशन से फाइनल कंप्रेशन तक, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक। बहुत अच्छा है सर। कैसे रूल आउट करें? रूल आउट करने के पहले देख लो, देखो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ और जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है वो तो सर अंदर की तरफ एंटी पैरेलल है। इसका मतलब कि सर फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का भाई एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का। अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो जो कुछ इंटीग्रेशन के अंदर है,
आई थिंक कि बच्चा लिख सकता है एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। अच्छा, डीएस को डीएक्स क्यों बोल दिया? अरे भैया क्लियर रहो जरा सा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, वाई और जेड कंपोनेंट में कोई वेरिएशन नहीं है, तो मैंने डीएस वेक्टर को क्या लिख दिया? डीएक्स लिख दिया। बढ़िया है। अगर ऐसा कुछ है तो आई थिंक बच्चे समझ सक, हाँ लिमिट रखना एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, फोर्स का वैल्यू के एक्स डी एक्स और कॉस 180 क्या किया सर? माइनस लगा, और एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। बड़ा आसान इंटीग्रेशन है, माइनस के और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बच्चे जानते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट है एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। और आई थिंक कि आंसर मिल चुका है, और वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स निकल के आ गया है, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ के। और अगर आप लिमिट रखें तो आई थिंक कि आपको दिख रहा है एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। यहाँ एक्स इनिशियल क्या है? वो इनिशियल कंप्रेशन है। एक्स फाइनल क्या है? वो फाइनल कंप्रेशन है। अच्छा सर, क्या ये फॉर्मूला इलोंगेशन के केस में भी यूज कर सकते हैं क्या? एकदम 100% यूज कर सकते हो, क्योंकि तुमको ये पता चलना चाहिए कि लेट से कि ये हमारा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था अगर, और यहाँ पे हमारा मास पड़ा हुआ था, अगर हम कंप्रेस न करके अगर इलोंगेट करने की बात करें तो सर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे हम बाहर की तरफ। बहुत बढ़िया। और अगर एक्सटर्नल फोर्स बाहर लगाने के कारण अगर इस स्प्रिंग में हल्का सा इलोंगेशन अगर हो गया एक्स से, लेट से ये इलोंगेशन एक्स का है, तो बच्चे देख पा रहे हैं कि अगेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे स्प्रिंग फोर्स किधर आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है। सर स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ है, पक्का आई थिंक बच्चे समझ रहे होंगे कि यही तो होने वाला है। लेकिन वहां पे एक्स इनिशियल क्या है? इनिशियल एलोंगेशन। एक्स फाइनल क्या है? फाइनल इलोंगेशन। इसका मतलब कि सर इस फॉर्मूला को हम इलोंगेशन या कंप्रेशन दोनों ही केस में यूज कर सकते हैं एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि इफ x initial is 0 and x final is x, then work done by a spring force बच्चे देख सकते हैं that is equal to माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यहां पे एक चीज मैं आपको फिर से नोट कराना चाहूंगा, गलती से भी इस फॉर्मूला को हमेशा के लिए याद मत कर लीजिए कि सर हर बार अगर स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकालना है तो क्या माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा? नहीं, मैंने पूरे लॉजिक के साथ आपको बताया कि दोनों का दोनों सिचुएशन, चाहे वो इलोंगेशन का हो रहा था चाहे वो कंप्रेशन का, इन दोनों ही सिचुएशन में फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंटी पैरेलल था। अब एक सिचुएशन और बनता है, लेट से मैं उस सिचुएशन को ड्रॉ करता हूं और आप सभी उसका आंसर दे सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसा है, ऑलरेडी हमारा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से, ये मान लीजिए नेचुरल लेंथ था, यहां से ऑलरेडी ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड था, एक्स फाइनल जो है हमारा एक्स है और एक्स इनिशियल जो है वो 0 है। आई थिंक कि थोड़ा सा मैं इसको कंफ्यूज ना करने के लिए मैं इसको थोड़ा बदल देता हूं और मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि एक्स शुरू में था कंप्रेस्ड नेचुरल लेंथ से, और इसका नेचुरल लेंथ जो है वो एल है स्प्रिंग का, ये स्प्रिंग। और मैंने क्या किया था, नेचुरल लेंथ में था, मैंने इसको कंप्रेस किया एक्स से और यहां पे पकड़ के हम रखे हुए हैं। मैं जैसे अपना हाथ हटा दूं, मैं जैसे अपना हाथ इस ब्लॉक से हटाऊंगा, पता है कि इस मास पे स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है सर, और ये फोर्स के एक्स के बराबर है, बच्चे जान सकते हैं। तो जैसे मैं हाथ हटाऊंगा होगा क्या सिचुएशन होगा? सोचो, ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो तेजी के साथ इस मास को आगे बढ़ाएगा, और तेजी के साथ आगे बढ़ाएगा और सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि एक समय आएगा कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में पहुंच जाएगा, ये मास यहां तक आएगा
यहां तक आ जाएगा। हालांकि यहां तक ही नहीं आएगा, अगर ये स्मूथ सरफेस है तो और आगे बढ़ेगा और हो जाएगा, वो एसएचएम की बात करने लगेंगे। लेकिन उससे हमारा इंटरेस्ट इस चैप्टर इतना है कि शुरू में ये कंप्रेस था, जैसे मैंने हाथ हटाया स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ, और मैं बोल रहा हूं कि जब ये नेचुरल लेंथ को अचीव कर गया फाइनली, बताइए कि यहां से यहां तक स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क किया। कोई बच्चा अगर गलती से -12 x² लिख देगा तो आंसर गलत हो जाएगा। समझना ये है कि सर इस बार स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ, और अगर स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ है तो तुम देखो कि डीएस वेक्टर भी तो बाहर की तरफ है। इसका मतलब कि इस बार दोनों वेक्टर में 0 डिग्री का है। तो आई थिंक कि बच्चे इतना आसानी से तो कर ही सकते हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं है, इस बार में स्प्रिंग फोर्स को हम लिख देंगे +12 kx²। आफ्टर इंटीग्रेशन आप ये रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा कहे कि सर क्या वो रेडीमेड फॉर्मूला से नहीं बन सकता है? क्या वो रेडीमेड फॉर्मूला अगर हम याद कर लें कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज -12 k x फाइनल² - x इनिशियल स्क्वायर, क्या सर ये उस फॉर्मूला से नहीं बन सकता है? बन सकता है। कैसे? तो अगर मैं रेडीमेड फॉर्मूला की बात करूं तो तुमको एक चीज दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? एक चीज दिख रहा होगा, x इनिशियल का वैल्यू है, वो है हमारा x, और x फाइनल का जो वैल्यू है वो है हमारा इस बार 0। क्योंकि स्प्रिंग इनिशियली कंप्रेस्ड है कितना से, x से, और जब ये फाइनल नेचुरल लेंथ के पोजीशन में आ गया तो फाइनल कंप्रेशन क्या है? 0। सर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का जो जनरल फॉर्मूला, रेडीमेड फॉर्मूला था, वो था -12 k x फाइनल² - x इनिशियल स्क्वायर। जैसे x फाइनल को 0 रखोगे, x इनिशियल को x रखोगे, और जैसे सॉल्व करोगे, आई थिंक कि तुमको दिख रहा होगा कि ये आंसर आ जाएगा ½ kx²। यानी आंसर तो आ गया सर, लेकिन सर क्या हम फॉर्मूला याद कर लें या कॉन्सेप्ट से जाएं? तो आई थिंक कि आपको हमेशा कॉन्सेप्ट को तवज्जो देना चाहिए। कॉन्सेप्ट से जाइए कि हमारा फोर्स वेक्टर किधर है, हमारा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट किधर है, दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। आई थिंक कि आपके लिए बहुत आसान है। चलिए, आज के क्लास में इतना ही आपके लिए बहुत है। अगले क्लास में हम लोग इस बात को और आगे बढ़ाएंगे, और अब हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि डिपेंडिंग ऑन वर्क डन हम फोर्स को 2 कैटेगरी में बांटेंगे, और फिर आपके लिए कॉन्सेप्ट ले आएंगे पोटेंशियल एनर्जी का, और फाइनली लास्ट में हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और जैसे ही हम वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में हम पूरे के पूरे सर्कुलर मोशन को भी पढ़ने वाले हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो, चाहे वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो। क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस हमने देखा है कि वो बच्चों के लिए थोड़ा टीडियस हो जाता है, और खास करके टीडियस इसलिए हो जाता है कि उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या यूं कहें कि वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज हो जाता है। कुछ पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आने लगता है, क्योंकि वो वर्टिकली ग्रेविटेशनल फील्ड में उसका जो हाइट है वो बढ़ता घटता है। तो वहां पे बच्चे क्या होते हैं कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब बच्चे हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखते हैं तो आई थिंक कि बच्चों को काफी समस्या नहीं होता है। लेकिन जब बच्चे उसी को जब वर्टिकल केस देखते हैं तो शायद बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर के साथ ही हम लोग पूरे के पूरे सर्कुलर मोशन को भी रिवाइज करेंगे। फिलहाल आज के लिए मेरे तरफ से आपको एक क्वेश्चन है जो बच्चे बना के और उसका आंसर कमेंट करेंगे। वेरिएबल फोर्स का एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है ऐसे 2t² प्लस 3t न्यूटन। टाइम का फंक्शन है, ये टाइम का फंक्शन है। किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स जो है वो हमारा टाइम का फंक्शन है। और मैंने बोला कि वो ऑब्जेक्ट पे इस फोर्स के द्वारा फाइंड वर्क डन, नेट वर्क डन बिटवीन टी इनिशियल इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड टी फाइनल इज इक्वल टू 5 सेकेंड, प्रोवाइडेड मास इज इक्वल टू 2 kg।
उसका मास भी गिवन है 2 केजी, और उस पे लगने वाला जो फोर्स है उसको हमने टाइम के फंक्शन में लिख दिया है 2t स्क्वायर प्लस 3t न्यूटन। तो आपको ये बताना है कि इस फोर्स के द्वारा इस 2 केजी मास पर 0 और 5 सेकेंड के इंटरवल में इस बीच में कितना वर्क डन हुआ। और आई थिंक कि आप सभी इस बात को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट करें। कमेंट करने के बाद जो भी आपका सही आंसर होगा वो सही है, और जो लोग इसको कमेंट करेंगे उनको हमने रिप्लाई भी करना है भैया आपका आंसर सही है या गलत है। और जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के सॉल्यूशन से आगे बढ़ेंगे, इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन से, और अगले वीडियो में हम इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।